Hey everyone, welcome back to Minds Mind Tutorials. So our today's topic is from the paper that is Animal Behavior and Neurophysiology, and our topic would be Animal Communication. Animal Communication में हम chemical, visual, audio and light जो communication होता है उसके बारे में देखेंगे. So here is the synopsis for our today's lecture. First यहाँ पर हम introduction देखने वाले हैं, फिर types of communication, basic components of communication, functions of communication, visual, auditory, chemical और tactile communication. Last में हम conclusion देखेंगे और उसके बाद हमारा last जो part रहेगा उसमें हम references देखेंगे जो हम इस topic के लिए ले रहे हैं. So that would be the synopsis for our today's lecture. Now let's get started with our class. सो बेसिकली होता क्या है, जो इंट्रोडक्शन की पॉइंट की बात की जाए तो एनिमल का जो कम्युनिकेशन है, यानी एक एनिमल जब दूसरे से बात करता है तो ये एक तरह का पैसेज होता है इन्फॉर्मेशन का बिटवीन टू एनिमल्स. तो दो एनिमल्स के बीच में जो पैसेज रहता है जिसके थ्रू वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को देगा, वहीं जो दूसरा ऑर्गेनिज्म वो अपनी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑर्गेनिज्म को देगा. तो ये जो चीज़ होती है इसी को एनिमल कम्युनिकेशन कहा जाता है. अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो वो जो एनिमल है जो कि सिग्नल को सेंड करता है उसको सिग्नलर कहा जाता है, वहीं जो एनिमल इस सिग्नल को रिसीव करता है उसको रिसीवर कहा जाता है. फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट एनिमल है, यहाँ पर हम उसको स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं और ट्राइंगल के फॉर्म में हम सेकेंड एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ दिस स्क्वायर इज सेंडिंग सम सॉर्ट ऑफ सिग्नल टू दिस ट्राइंगल. यहाँ पर इसको सिग्नल भेज रहा है, तो जब ये इसको सिग्नल भेजेगा तो ये इसी वजह से ये जो स्क्वायर है हम इसको कहेंगे सिग्नलर, और सिग्नल जा किसको रहा है, इस ट्राइंगल को, इस एनिमल को, इसलिए हम इसको कहेंगे रिसीवर. सो ये इसका एक छोटा सा यहाँ टर्मिनोलॉजी हो गई. एनिमल कम्युनिकेशन जो होते हैं उसको बेसिकली बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन कहा जाता है. बायोलॉजी वर्ड वहाँ आता है जहाँ कहीं ना कहीं लाइफ हो या फिर लाइफ रिप्रेजेंट करनी हो तो वहाँ पर बायोलॉजी वर्ड या फिर बायोलॉजिकल वर्ड यूज़ करना होता है. सो दो एनिमल्स के बीच का जो कम्युनिकेशन है हम उसको टर्मिनोलॉजी बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन भी देते हैं. जो स्टडी होती है एनिमल कम्युनिकेशन की, जो भी इसकी स्टडी करता है उसको कहा जाता है जू सेमियोटिक्स. यहाँ पर इसकी टर्मिनोलॉजी लिखी है, डेफिनेशन जू सेमियोटिक्स इसे कहा जाता है. और जो क्लासिकल इथोलॉजिकल व्यू था कम्युनिकेशन के बारे में उसको डेवलप करने के लिए जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था निको टिनबर्गन. एक इथोलॉजिस्ट थे और बहुत ज़्यादा फेमस हैं ये वाले इथोलॉजिस्ट. तो निको टिनबर्गन जो थे उन्होंने ही सबसे पहले इसका इथोलॉजिकल व्यू दिया था कम्युनिकेशन पर. नाउ हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितनी तरह से कम्युनिकेशन की जा सकती है. पहला होता है इसमें इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन और दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन. अगर हम बात करते हैं तो दो तरह की स्पीशीज हो सकती है. मान लीजिए ये एक स्पीशीज है और ये दूसरी स्पीशीज है. इस स्पीशीज के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर है और इस वाली स्पीशीज के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर है. तो ये सब सेम स्पीशीज के इसमें बिलोंग करते हैं और एक सेम स्पीशीज के यहाँ पर बिलोंग करते हैं. हम फिर से डायग्राम बनाते हैं. सो ये फर्स्ट स्पीशीज के पूरे ऑर्गेनिजम्स है और यहाँ पर सेकेंड स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल. अब अगर ये जो स्पीशीज हैं ये अगर आपस में ही कम्युनिकेट करती है तो इस तरह का जो कहना चाहिए कम्युनिकेशन होता है जब वो सिंगल स्पीशीज के बीच में होता है तो उसको कहा जाता है इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन. या फिर ये वाली भी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो उसे भी हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जो कैट्स है, कैट्स में भी अगर हम बात करें तो अगर जो कैट्स का एग्जाम्पल तो इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होगा, हम लोग बात कर सकते हैं टाइगर की और लायन की. सो लायन और टाइगर दोनों ही पैंथेरा जीनस को बिलोंग करते हैं, लेकिन दोनों की जो स्पीशीज़ है वो डिफरेंट है. टाइगर जो है वो टाइग्रिस नाम की स्पीशीज़ में आता है, वहीं जो लायन होता है वो लियो नाम की स्पीशीज़ में आता है. तो जितने भी लायन है जब लायन आपस में बात करेंगे तो उस तरह के कम्युनिकेशन को हम इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन करेंगे. टाइगर्स आपस में जो बात करेंगे उसको भी हम इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन कहेंगे. एग्जाम्पल यहाँ पर हनी बी का डांस मेंशन है, लेकिन मैंने दो एग्जाम्पल्स आपको और दिए. अब यहाँ पर बात करते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन की. अगर टाइगर और लायन जो कि दोनों डिफरेंट तरह की स्पीशीज हैं, अगर ये दो डिफरेंट तरह की स्पीशीज आपस में कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है उसको इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन कहा जाता है. दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच की कम्युनिकेशन जो कि प्रे से लेकर प्रेडेटर के बीच में की जाती है. यहाँ सिंगल स्पीशीज वर्ड था, यहाँ पर प्रे से प्रेडेटर का बताया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल वार्निंग कलरेशन इन वास्प, predator to prey, या फिर some predators communicate to prey make them easier to catch in effect deceiving them, जैसे angler fish. या फिर हम ह्यूमन एनिमल कम्युनिकेशन की बात कर सकते हैं ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. आपके सामने एक डायग्राम है, एक ह्यूमन है और यहाँ डॉग है. अगर ह्यूमन और डॉग को देखें दोनों ही डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो डॉग को कहते हैं या फिर किसी कैट को अगर डोमेस्टिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम उनसे जब कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज को सीख जाते हैं और हमारे कमांड्स को फॉलो भी करते हैं. तो ये भी एक तरह का इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन है. बेसिक कंपोनेंट्स जो कम्युनिकेशन के हो सकते हैं, पहला होता है सिग्नलर.
सेकेंड होता है रिसीवर और एक होती है सिग्नल। जो सिग्नल सेंड कर रहा है, इमिट कर रहा है, उसको सिग्नलर कहते हैं। जिसके पास सिग्नल पहुंच रहा है, रिसीव कर रहा है, उसको रिसीवर कहते हैं। और जो चीज़ बिहेवियर इमिटेड बाय द सिग्नलर, वो जो सिग्नलर ने जो बिहेवियर इमिट करा था उसी को सिग्नल कहते हैं। सो सिग्नल की भी कोई डेफिनेशन होना चाहिए। तो सिग्नल की डेफिनेशन क्या है? जो भी सिग्नलर ने बिहेवियर इमिट करा था, बिहेवियर को रिलीज आउट करा था अपने अंदर से, उसी को सिग्नल कहा जाता है। फिर हमारे पास आ जाती है बात चैनल्स की, कि किस तरह से एक चैनल होता है, एक रास्ता। तो क्या रास्ता हो सकता है इस कम्युनिकेशन के लिए? तो एक पाथवे थ्रू विच नॉर्मली अ सिग्नल ट्रेवल्स। नॉर्मली कोई भी सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पर जब पहुंचता है तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। तो उसके लिए कोई रास्ता तो होना चाहिए। सिग्नल अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो उसके रास्ता तो कुछ बनना चाहिए। तो रास्ते कितने तरह के हो सकते हैं? विजुअल हो सकता है, कुछ शो कर हो जाएगा, ऑडिटरी या फिर सुनकर, केमिकल जैसे कुछ केमिकल्स का रिलीज करके, या फिर टेक्टाइल, इलेक्ट्रिकल, या फिर सरफेस वाइब्रेशन। इन तरह से सिग्नल को सिग्नलर जो रहते हैं, सिग्नलर रिसीवर तक अपने सिग्नल्स को इन तरह से इन चैनल्स के थ्रू कहना चाहिए सेंड करते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक कंपोनेंट्स की बात। नाउ द पॉइंट कम्स फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। जो फंक्शंस हो सकते हैं कम्युनिकेशन के वो क्या रहेंगे? पहला होता है एगोनिस्टिक इंटरेक्शन, यानी कि कहीं ना कहीं अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कुछ चीज के लिए कंपटीशन के अंदर है, या फिर कंपटीशन किन चीज़ों के लिए हो सकता है? फूड के लिए, मेट के लिए, या फिर टेरिटरी के लिए। तो अगर इस ऑर्गेनिज्म को इस दूसरे ऑर्गेनिज्म से कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन है तो भी एक दूसरे से जो इंटरेक्शन करेंगे वो होगा एगोनिस्टिक टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ताकि वो दूसरे वाले को ये थ्रेट शो कर सके, खतरा बता दे कि इस चीज़ की तरफ वो ना आए। तो ये वाली चीज़ों के लिए भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ही हेल्पफुल रहता है। दूसरी बात होती है मेटिंग रिचुअल्स की। तो अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर उनका अटेंशन पाने के लिए भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। दूसरी चीज आती है ओनरशिप एंड टेरिटोरियलिटी। अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने अपनी टेरिटरी बनाई, हमने टेरिटरी को ऑलरेडी डिस्कस करा इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर में। सो अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने अपनी टेरिटरी को बनाया है या फिर वो उसकी ओनरशिप में है, सो उसको अगर ये सामने वाले ऑर्गेनिज्म को प्रूव करना है कि ये जो टेरिटरी है उसकी है, तो उसको अगर वो क्लेम करना है या फिर अपनी टेरिटरी को दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचाना है, डिफेंड करना है, इन सभी चीज़ों में भी कम्युनिकेशन ही हेल्पफुल रहती है। दूसरी बात आती है फूड रिलेटेड सिग्नल्स। अगर देखा जाए तो अगर किसी सोशल ग्रुप की हम बात करते हैं, तो अगर हम किसी सोशल ग्रुप की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंट्स का ग्रुप है पूरा, और यहाँ पर एक कोई एंट यहाँ पर कहीं पर है और उसको यहाँ पर इस एंट को कुछ फूड का सोर्स मिल जाता है। तो अगर इस एंड को कुछ फूड का सोर्स यहाँ पर मिल जाएगा तो ये दूसरी एंड से कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी और उन्हें सिग्नल सेंड करेगी कि वो एंड्स पे आकर इस फूड सोर्स को ईट कर ले, या फिर यहाँ पर आकर अपना जो भी पूरा प्रोसेस उसको पूरा कर सके। तो ये जो फूड रिलेटेड सिग्नल्स होते हैं वो भी कम्युनिकेशन ही उसमें हेल्पफुल रहता है। टू लीड मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप टू अ फूड सोर्स। तो सारी ये जो चीटियाँ हैं वो इस फूड सोर्स तक आ जाए उसके लिए भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ही हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट इज अलार्म कॉल्स टू वॉर्न ऑफ अ थ्रेट फ्रॉम अ प्रेडेटर। अगर कहीं ना कहीं अगर किसी के पास पूरा सोशल ग्रुप है और उस सोशल ग्रुप को लग जाता है कि उनका कोई शिकारी, उनका कोई प्रेडेटर उनकी तरफ बढ़ रहा है, तो किसी एक को भी अगर ये बात पता चल जाती है तो वो दूसरे मेंबर्स जो है उस सोशल ग्रुप के उसको इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो अब वो जो इन्फॉर्म करते हैं उसको कहा जाता है अलार्म कॉल्स। एक दूसरे को सिग्नल दे देना कि यहाँ पर खतरा है और हमें सबको सावधान हो जाना चाहिए, इस चीज़ को अलार्म कॉल कहा जाता है। तो ये भी एक तरह का फंक्शन है कम्युनिकेशन का। अगर कम्युनिकेशन नहीं होता तो ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल नहीं होती। डिटेल में टाइप्स ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन देखेंगे। So first is visual communication. Information transmitted by visual means is called visual communication. अगर कोई information को visual means से यानी दिखाई देने से या फिर किसी ऐसी चीज़ से जिसको देखकर इंसान समझ ले या फिर कोई ऑर्गेनिज्म समझ ले, इस तरह की information का जो ट्रांसमिटेंस होता है उसको visual communication कहा जाता है। visual signals किस तरह के हो सकते हैं? मूवमेंट हो सकता है किसी चीज़ का, पोस्चर या फिर शेप ऑफ द बॉडी हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, यानी आप बिना बोले किसी चीज़ को अगर कह देते हैं उसको विजुअल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो यही चीज़ें मूवमेंट करके किसी को शो कर देना, पोस्चर, शेप ऑफ द बॉडी से, फेशियल एक्सप्रेशंस, कलर आइडेंटिफिकेशन, लाइट से, इन सारी चीज़ों से विजुअल कम्युनिकेशन फॉलो अप होता है। विजुअल सिग्नल्स जो होते हैं वो ऐसी स्पीशीज यूज करती हैं जो कि एक्टिव रहती है ड्यूरिंग डे, क्योंकि अगर किसी चीज़ को अगर हमें देख कर समझना है तो उसके लिए हमें लगेगी लाइट, और लाइट जब होती है जब डे टाइम होता है। इसीलिए जो विजुअल सिग्नल्स फॉलो करने वाले एनिमल्स होते हैं जनरली वो वाली स्पीशीज जो विजुअल सिग्नल्स को फॉलो करेगी वो ड्यूरिंग डे एक्टिव रहती है, डे के टाइम पर वो ज़्यादा एक्टिव रहती है, यानी वो डायअर्नल रहती है।
दूसरी बात, लाइट एक तरह का विजुअल मीन्स है जो कि नाइट के अंदर हम यूज कर सकते हैं। अगर हम लाइट को एक विजुअल मीन्स बना ले तो उसका यूज नाइट में होगा। फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो लाइट को ट्रांसमिट करते हैं अपनी बॉडी से और सामने वाले ऑर्गेनिजम्स को अपनी कम्युनिकेशन शो करते हैं या फिर अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये वाली चीज अगर करनी है, अगर उनको लाइट का यूज करना है तो उनको नाइट के टाइम पर उसका यूज करना होगा, जब भी जाके वो लाइट नाइट में ही दिख सकती है लाइट। तो ये वाली चीजें यहाँ पर आ जाती है। सो ये विजुअल कम्युनिकेशन इन बीज, जो दो बीज होती है वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए डांस लैंग्वेज का यूज करती है। तो हम किसी भी अगर बीज को देखते हैं तो आपस में कुछ बात नहीं करेगी, उनके अंदर एक डांस लैंग्वेज होती है, वो एक दूसरे के सामने कुछ डांसिंग शो करती है जिससे उनकी कम्युनिकेशन पूरी होती है। इसके बारे में जो सबसे पहले जिन्होंने बताया था, जिन्होंने डिकोड किया था कि जो बीज होती है वो डांस लैंग्वेज यूज करती है फॉर कम्युनिकेशन, उनका नाम था कार्ल वॉन फ्रिश। ये 1965 की बात थी। और जो बीज होती है वो दो तरह का डांस परफॉर्म करती है। पहला होता है राउंड डांस और दूसरा होता है वेगल डांस। राउंड डांस जो होता है, इफ सोर्स कनेक्टर है इज लेस देन अबाउट 100 मीटर्स अवे, डज नॉट कम्युनिकेट द डायरेक्शन। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, अगर उनका सोर्स है नेक्टर, हमें पता ही है जो बीज होती है वो नेक्टर लेती है, नेक्टर से वो हनी बनाती है। सो अगर उनको जो उनका नेक्टर का सोर्स है वो लेस देन अबाउट 100 मीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ पर बीज है और यहाँ कहीं ना कहीं नेक्टर का सोर्स है फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ अगर बीज है और फ्लावर का सोर्स यहाँ है और ये 100 मीटर से छोटी दूरी पर ही है, सो दे डज नॉट कम्युनिकेट द डायरेक्शन। वो एक दूसरे को डायरेक्शन नहीं बताएंगी कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि बहुत पास है तो डायरेक्शन शो करने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे जो बीज होती है वो किस तरह का डांस शो करती है, एक राउंड डांस शो करती है कि दूसरी स्पीशीज को वो डांस दिख जाए और वो भी यहाँ पर आकर इसमें से नेक्टर ले लें। तो ये तो हो गई राउंड डांस की बात। दूसरा होता है वेगल डांस। अगर सोर्स जो होता है नेक्टर का, अगर वो 100 मीटर से अवे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हनी भी है और फ्लावर कहीं यहाँ पर बन रहा है, अब इसके बीच में जो पूरा डिस्टेंस है वो 100 मीटर अवे से थोड़ा ज्यादा है, 100 मीटर तक हो सकता है, और हाइव उनका यहाँ पर कहीं पर है। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन होगा उसमें हनी बीज को ये शो करना रहेगा, जो यहाँ पर पहुंच गई ऑलरेडी फ्लावर तक, उनको नेक्टर मिल गया है, तो उन्हें दूसरी हनी बीज को बुलाना है। तो उनको शो करने के लिए यहाँ पर डिस्टेंस भी बताना होगा कि कितना दूर आना, और डायरेक्शन भी बताना होगा कि किस तरफ आना है। तो इन दोनों चीजों में जब डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो, तो इस तरह के अंदर जब डांस हनी बीज यूज करती है वो होता है वेगल डांस। सो राउंड डांस की जरूरत सिर्फ जब पड़ती है जब उन्हें छोटा मोटा डिस्टेंस होता है और वहां पर उनको बुलाना होता है, और वेगल डांस जब बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। डांस की थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पर है। ये जो राउंड डांस रहता है ये नैरो सर्कल्स में होता है, छोटे छोटे पतले टाइप के सर्कल्स में डांस करती है हनी बी, और सडनली रिवर्स इन डायरेक्शन टू हर ओरिजिनल कोर्स। एक तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर जो डायग्राम बना है उस तरह से वो शो करती है, जिस तरफ एरो जा रहे हैं उस तरफ आप भी देखने की समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल हनी बी ने यहाँ से शुरू करा, यहाँ से घूमकर वो कुछ इस तरह से डांस अपना शो करती है, और जब राउंड डांस इसका एंड हो जाता है, शी ऑफन डिस्ट्रीब्यूट्स फूड्स टू द बीज फॉलोइंग हर। जैसे ही इसका डांस पूरा होता है तो जो दूसरी हनी बीज इसके आसपास डांस कर रही थी या इसको फॉलो कर रही थी, उनको वो फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो एसेंशली सेज देयर इज अ फूड क्लोज बाय, गेट आउट एंड फाइंड द फूड विच स्मेल्स लाइक दिस। तो वो ये शो करने की कोशिश करती है कि ये जो मैं फूड लाई हूँ ऐसे ही फूड कहीं ना कहीं मुझे मिल गया है, तो वहां पर जाके इस फूड को खा लो। तो ये राउंड डांस की बात होती है, जिससे वो सामने वाली स्पीशीज को थोड़ा फूड पहले दे के दिखाती है और फिर उससे उनको भी ये साबित हो जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं फूड है, तो वो उसके पीछे चले जाए। सो ये तो हो गई राउंड डांस की बात, और ये 100 मीटर से कम वाले डिस्टेंस के अंदर होता है। देन कम्स दी टर्न ऑफ वेगल डांस। वेगल डांस के अंदर क्या होता है, ये जो डांस रहता है, रन स्ट्रेट अहेड फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, रिटर्न्स इन अ सेमी सर्कल टू द स्टार्टिंग पॉइंट, रन्स अगेन थ्रू अ स्ट्रेट कोर्स एंड मेक्स अ सेमी सर्कल इन द अपोजिट डायरेक्शन टू कंप्लीट अ फुल फिगर 8 सर्किट। अब यहाँ पर देखिए इसका डांस कुछ इस तरह से होता है। पहले ये नॉर्मली इस तरह से मूव करती है, फिर यहाँ पर एक लाइन टाइप बनाती है, फिर उसके बाद इधर से जाती है, फिर यहाँ लाइन बनाती है, फिर इधर से फिर ऊपर जाती है, इस तरह से ही घूमती है। तो एक तरह से फिगर 8 यहाँ पर बनाती है, दो सेमी सर्कल्स दिखाई देते हैं और बीच में एक स्ट्रेट लाइन टाइप भी फॉलो होती है। यहाँ पर आपके सामने फिगर है, आप देख सकते हो उसको। सो ये वाला जो तरह का डांस होता है उसको वेगल डांस कहा जाता है। इस डांस का यूज 100 मीटर से ज्यादा दूरियों पर या फिर 100 मीटर की दूरियों पर किया जाता है, जहाँ पर डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों ही उसको शो करना होता है दूसरी स्पीशीज को। और जब वो स्ट्रेट लाइन में कहना चाहिए, वाइल रनिंग द स्ट्रेट लाइन कोर्स ऑफ द डांस, द बी वेग्स एब्डोमेन विगरसली साइडवेज। इसमें जो बी रहती है वो अपने एब्डोमेन को जो बहुत जोर से करीब करीब विगरसली साइडवेज की तरफ मूव करती है और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन का शो करती है जब वो इस पोजीशन पर होती है। और जो एंगल जो यहाँ पर बी अडॉप्ट करती है इज रिलेटिव टू द वर्टिकल, रिप्रेजेंट द एंगल इन विच फूड इज फाउंड। तो कहीं ना कहीं वो जो एंगल इस लाइन के बीच में और यहाँ पर बन रहा होता है, तो वही एंगल शो कर देता है कि कहाँ पर खाना
मिलेगा। तो आप समझिए यहाँ पर एंगुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भी वो शो कर रहे हैं, उसमें सामने वाली भी समझ जाती है कि एंगल जहाँ पर जो बन रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी उसी तरफ उनको नेक्टर को ढूंढने के लिए जाना है। तो ये होता है वेगल डांस, और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट टाइप ऑफ डांस यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये बहुत मतलब कहना चाहिए प्रिसाइज वे में अपना डांस परफॉर्म यहाँ पर करती है। अब सेकेंड पॉइंट आता है पोस्चर्स के बारे में। अभी हम विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर ही डील कर रहे हैं, तो सबसे बात आती है नेक्स्ट पोस्चर्स के बारे में। कुछ ऐसे मैमल होते हैं, जो मैमल स्पीशीज होती हैं, जो स्पेसिफिक सिग्नल्स को शो करने के लिए एक तरह की पोजीशन अडॉप्ट करती है इन हेड, ईयर्स एंड टेल, जिससे कि सामने वाली स्पीशीज को उनकी लैंग्वेज समझ में आ जाए। सो पोस्चर्स के थ्रू यहाँ पर वर्किंग हो रही है, जैसे कि फ्लैटेंड ईयर, फियर, सस्पिशन। जो फ्लैटेंड ईयर रहता है ऑर्गेनिज्म, अगर वो पूरा ईयर आप देख सकते हैं, इस टाइप का ईयर अगर यहाँ पर है जो डॉग में आप देख रहे होंगे, तो इस तरह का जो रहता है उसमें फियर, सस्पिशन शो करते, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म डर गया है। तो ये होता है फ्लैटेंड ईयर का। वैगिंग ऑफ टेल, कभी कभी आप देखेंगे डॉग्स को तो वो अपनी टेल को हिलाते हैं, वैगिंग शो करते हैं। तो वो जो वैगिंग शो करते हैं इसका मतलब वो बहुत खुश हो रहे हैं और वो कंप्लीट सबमिशन शो कर रहे हैं, वो आपसे मतलब कहना चाहिए पूरी मतलब आपकी डोमेस्टिकेशन में आ चुके हैं, ये तरह की चीज़ें शो करते हैं। सो ये वैगिंग ऑफ टेल आ जाती है। दूसरी बात, रिट्रैक्शन ऑफ लिप्स टू डिस्प्ले टीथ, कभी कभी अपने लिप्स को पीछे की तरफ ले जाना जिससे उनके दांत दिखाई देते हैं। इससे वो क्यों अपने दांत अगर कोई ऑर्गेनिज्म दिखा रहा है, इससे ये साबित हो जाता है कि वो आपको शो कर रहा है कि मतलब आप इस तरफ ना हो, और वो आपको डराने की कोशिश कर रहा है। तो टू थ्रेट डिस्प्ले, अगर अपना खतरा शो करना है तो उसके लिए ऑर्गेनिज्म दांत दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये पोस्चर्स की बात हो जाती है। और यहाँ पर कैनाइन बॉडी लैंग्वेज की कुछ डायग्राम है। काम एंड न्यूट्रल में डॉग कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, एंशियस एंड नर्वस में कुछ इस तरह से, अलर्ट में कुछ इस तरह से, रिलैक्स्ड के अंदर आप देख सकते हैं प्लेफुल इस तरह से, एक्साइटेड, डोमिनेंट, एग्रेसिव, सबमिसिव और फ्राइटेंड। सो ये वाली चीज़ें हो जाती है। कैट्स भी जनरली यही बॉडी लैंग्वेज शो करती है, अगर हम उनका भी बिहेवियर अच्छे से अगर ऑब्जर्व करेंगे। सो हर ऑर्गेनिज्म के पोस्चर से भी कई हद तक वो कम्युनिकेट कर देते हैं। तो हम भी समझ जाते हैं कि अगर किसी के डॉग ओनर है कोई, और अगर कोई कैट ओनर है, तो वो अपने कैट्स की, डॉग्स की लैंग्वेज इजीली समझ जाते हैं कि वो अभी इस वक्त क्या कहना चाह रहा है। सो ये सभी चीज़ भी एक तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज शो करती है। थोड़े और विजुअल कम्युनिकेशन के डिस्प्लेज हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे बिहेवियर, जेस्चर्स, टेल पोस्चर्स। फॉर एग्जाम्पल कैट टेल के बारे में अगर बात करें, तो कैट कहीं ना कहीं अपनी टेल के थ्रू टॉकिंग करती, कम्युनिकेट करती है। उसकी टेल लेकर आप समझ सकते हैं, अगर टेल उसकी इस तरह से नीचे की साइड है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं डरी हुई है। अगर उसकी टेल इस तरह से स्ट्रेट है, यानी कि वो आपको देखकर खुश हुई है। अगर उसने स्ट्रेट कर ली तो आपको देखकर वो खुश हो रही है। अगर उसकी टेल कुछ इस तरह से है, यानी कि आप देख सकते हैं पूरी तरह से ज़मीन पर और मुड़ी हुई है, तो उसको कहा जाता है वो कहीं ना कहीं अपसेट है। और अगर वो पूरी तरह से स्ट्रेट करके हल्का सा यहाँ पर कर्व ले लेगी, इसका मतलब वो आपके साथ फ्रेंड्स बनना चाहती है। और अगर पूरी तरह से स्ट्रेट है तो वो आपसे फ्रेंड बन चुकी है और खुश हो रही है आपको देखकर। दूसरी बात, अगर उसकी टेल कुछ इस तरह दिख रही है, यानी कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंटरेस्टेड है। अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कर कर थोड़ी सी मोटी कर ले, अपनी टेल्स के जो अपना फर होता है उसको स्ट्रेट कर ले, तो इसका मतलब होता है आई एम क्रेजी अबाउट यू, वो आपके लिए कहीं ना कहीं क्रेजी है। और अगर इस तरह का पोस्चर शो करिए, वो लविंग वर्ड है। फिर यहाँ पर वरीड है तो उसका कुछ इस तरह का पोस्चर होगा। आप टेल का यहाँ पर वो देखिए, और जब उसकी टेल कुछ इस तरह से पूरी मोटी हो चुकी है, पूरी तरह फुल गई है, तो उसको कहा जाता है मैड। बहुत ज़्यादा गुस्से में जब आती है कैट तो उसकी टेल कुछ इस तरह दिखाई देती है। जनरली वो अपने दुश्मन को देखकर, या जहाँ उसको थ्रेटनिंग टाइप ऑफ फील होता है, तो वो इस तरह का मैड वाला जो पोस्चर है वो शो करती है। तो ये कैट टेल की बात यहाँ पर होगी। फेशियल एक्सप्रेशंस विजुअल जो कम्युनिकेशन है उसका थर्ड पॉइंट है। अगर हम देखते हैं ऑर्गेनिजम्स को, तो बिना कहे भी अगर वो कुछ ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस बना लेते हैं जिससे कि सामने वाली स्पीशीज़ को, सामने वाले ऑर्गेनिज्म को ये कम्युनिकेट हो जाता है कि वो क्या चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ह्यूमन को गुस्सा आ रहा है, तो अगर उसके चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन है, तो सामने वाला ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि उसको गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी फेसेस, फ्राउनिंग फेसेस, सैड फेसेस, ये सारी चीज़ें एक तरह से फेशियल एक्सप्रेशन है। सो जो फेशियल जेस्चर्स रहते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनिमल कम्युनिकेशन के अंदर। और जो फेशियल जेस्चर रहते हैं वो एक तरह का सिग्नल होता है इमोशन को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डॉग्स की बात करें, तो डॉग्स जो रहते हैं अपने एंगर को शो करने के लिए, अपने गुस्से को शो करने के लिए स्नार्लिंग या फिर अपने टीथ को शो करने की प्रोसेस करते हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर डॉग्स के पूरे दांत बाहर आ चुके हैं और वो गुस्से में दिख रहा है, तो हम उससे उसके दांतों को देख के समझ जाते हैं कई हद तक कि वो गुस्से में है। और इन अलार्म देयर ईयर्स पर्क अप, इन फियर द ईयर्स फ्लैटन व्हाइल द डॉग्स एक्सपोज देयर टीथ स्लाइटली एंड स्क्विंट देयर आइज। अगर हम देखें, अगर कहीं ना कहीं अलार्म है किसी चीज़ का, तो जो डॉग्स रहते हैं वो अपने ईयर
ईयर्स को पर्कअप कर लेते हैं और अपने ईयर्स को फ्लैटन कर लेते हैं और अपने दांतों को दिखाने की कोशिश करते हैं और अपनी आंखों को थोड़ा स्क्विंट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, सिकुड़ लेते हैं। तो इस तरह के सिग्नल्स रहते हैं। गोरिल्ला की बात की जाए तो बहुत सारे तरह के एक्सप्रेशंस गोरिल्ला शो कर लेते हैं, एक्साइटमेंट, एंगर, या फिर वो किसी चीज़ को इंटरेस्टेड है लेकर, या बीइंग फ्राइटेंड, ये सारी चीज़ें फेशियल एक्सप्रेशंस में आती है। गोरिल्ला के फेशियल एक्सप्रेशंस, अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है तो वो कुछ इस तरह से फेसेस पे एक्सप्रेशंस लाएगा। फेस के ऊपर यहाँ एक्साइटमेंट है, इसमें प्लेफुल है, वो खेलना चाहता है आपके साथ। यहाँ फ्राइटेंड है, थोड़ा सा डरा हुआ है, तो दूसरे को डराने के लिए अपने टीथ शो कर रहा है। तो ये उसके फेशियल एक्सप्रेशन है गोरिल्ला के। कलर्स एंड डिस्प्लेस, जब मेटिंग सीजन रहेगा तो जो मेल गोल्ड फिंच रहेगी उसकी जो कलर है वो ब्राइट येलो बॉडी उसकी हो जाती है। इट इज़ शोइंग दैट इट इज़ रेडी फॉर द मेटिंग। सो ये कलर्स के थ्रू हो रहा है। अगर गीला मॉन्स्टर की बात की जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ उसका डायग्राम है, इनके ऊपर ब्राइट ऑरेंज कलर्ड के स्प्लॉचेस होते हैं, स्पॉट्स होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो स्पॉट्स इनके ऊपर रहते हैं वो एक तरह का वार्निंग रहती है प्रीडेटर्स को कि वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है और प्रीडेटर्स को उनको नहीं खाना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। सो ये वाली चीज़ें जो होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म, मतलब एक तरह से वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को ये शो कर देते हैं अपनी बॉडी के शेप, कलर, मार्किंग से कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेस्टफुल है, उनमें टेस्ट अच्छा नहीं है, या फिर वो पॉइजनस है। सो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब इस तरह की मार्किंग्स उनके ऊपर देखता है तो वो खुद समझ जाता है कि हमें हमारे टेस्ट खराब नहीं करना चाहिए, या हमारे लिए कोई चीज़ डेंजरस है तो हमें उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये खुद ही इस तरह से ये कम्युनिकेशन यहाँ पर शो कर देते हैं। और जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना एक कोई बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है, शो कर रहा है, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे एनिमल्स आसानी से देख रहे हैं, तो इस तरह का बिहेवियर डिस्प्ले कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेल फिडलर क्रैब जो रहते हैं वेव देयर जायंट क्लॉ टू अट्रैक्ट फीमेल फिडलर क्रैब्स। ये आप देख सकते हैं, इनका बड़ा वाला जो क्लॉ है उसको ये मूव करते हैं ताकि जो फीमेल फिडलर क्रैब्स है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। मेल पीकॉक की बात की जाए तो इसमें भी विजुअल डिस्प्लेज होते हैं। हम सब भी इनके विजुअल डिस्प्लेज को आसानी से देख लेते हैं। जो अच्छे दिखने वाला ये जो पूरा डांसिंग वाला पीकॉक रहता है वो असल में मेल पीकॉक रहता है। तो वो जो विजुअल डिस्प्ले वो शो कर रहा है उसको हर कोई देख सकता है, एंड ऑल्सो द फीमेल पीकॉक ऑफ कोर्स। सो ये एक तरह के कोर्टशिप रिचुअल्स है जो यहाँ पर ये कलर्स एंड डिस्प्लेस में आ जाते हैं। और अभी भी हम विजुअल कम्युनिकेशन से ही डील कर। लाइट, बायोल्यूमिनेसेंस, एक तरह से लाइट के थ्रू भी कोई ऑर्गेनिज्म कम्युनिकेट करता है। और लाइट से अगर किसी को कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है डार्कनेस। अगर डार्कनेस नहीं है, नाइट नहीं है, तो लाइट नहीं दिख सकती। सो बायोल्यूमिनेसेंस कहीं ना कहीं एक ऐसी तरह की फिनोमेना होती है जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से लाइट को एमिट करता है। वी हैव ऑलरेडी मेड दी वीडियोस ऑन बायोल्यूमिनेसेंस, इंग्लिश में भी है और बायलिंगुअल मोड में भी है, यू कैन चेक इट आउट। सो उसका पूरा एक और वन शॉट वीडियो भी, 3 तरह के वीडियोस है जो चाहे वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। और अगर किसी को डिटेल वे में नोट्स के साथ साथ पढ़ना उसको, सो उसके लिए भी है। और थर्ड है जिसमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में उसको बताया गया है। सो 3 टाइप ऑफ वीडियोस आर प्रेजेंट इन दी इथोलॉजी प्लेलिस्ट, यू कैन चेक इट आउट। सो इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली बायोल्यूमिनेसेंस के ऊपर आ जाता है, बायोल्यूमिनेसेंस एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो यू कैन चेक इट। एंड अब हम इसके अंदर छोटे से यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स काइंड ऑफ देख लेते हैं। सर्टेन इंसेक्ट्स और डीप सी फिशेस जो होती हैं वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए लाइट सिग्नल्स का यूज़ करती है। जो लुमिनस इंसेक्ट्स होते हैं या फिर एक तरह के ग्लो वॉर्म्स हो सकते हैं जो कि रिलेटिव्स होते हैं फायरफ्लाइज की, जो कि जुगनू होते हैं। जुगनू में भी लाइट रहती है, उसी तरह से कुछ ग्लो वॉर्म्स होते हैं। तो ये सभी लुमिनेसेंस के थ्रू अपने सिग्नल्स को मतलब सेंड करते हैं एक दूसरे को और कम्युनिकेट करते हैं। सो जो लाइट प्रोड्यूसिंग फिशेस होती है, एंगलर फिशेस, वो भी इसमें आ जाती है। एंगलर फिशेस का डायग्राम यहाँ पर है, ग्लो वॉर्म्स यहाँ पर है और फायरफ्लाइज यहाँ पर है। एंगलर फिशेस अगर आपने जो फाइंडिंग नीमो में फाइंडिंग डोरी एक तरह की फिल्म आई थी उसी की तरह से, तो उसमें देखा होगा तो उसमें एंगलर फिशेस का कंसेप्ट अच्छे से शोन है। एंड मेरे वीडियोज़ जो है 3 टाइप्स ऑफ वीडियोज़ आई एम सेइंग जो मैं बता रही हूँ, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें हर जगह पे डायग्राम्स वगैरह शोन है। तो आप उसको चेक करेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किस तरह से बायोल्यूमिनेसेंस होता है, क्या फिनोमेना होता है। सो सब चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ये तो बात हो जाती है लाइट की, बायोल्यूमिनेसेंस की। सो विजुअल कम्युनिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट कम्युनिकेशन है ऑडिटरी कम्युनिकेशन। ऑडिटरी कम्युनिकेशन, अगर हमारे किसी कम्युनिकेशन में साउंड इन्वॉल्व हो रही है, आवाज़ इन्वॉल्व हो रही है, तो उस तरह के कम्युनिकेशन को ऑडिटरी कम्युनिकेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेंडिंग कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की एक मेंबर से दूसरे मेंबर तक, और वो भी कैसे, साउंड प्रोडक्शन के थ्रू, तो उसे उस सिग्नल को ऑडिटरी सिग्नल कहा जाता है या फिर उसे बायो अकाउस्टिक सिग्नल कहा जाता है। सो आपको यहाँ पर ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है बायो अकाउस्टिक सिग्नल, इसको लर्न करना है। दूसरी बात, साउंड जो होता है वो एक बहुत अच्छा मीन्स है
कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि अगर हम बात करें जो लंबे डिस्टेंसेस होते हैं तो वहाँ पर हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे जेस्चर्स सामने वाले व्यक्ति को नहीं दिख सकते। तो अगर हमें हमारे जो भी कम्युनिकेशन करनी है, हमारे सिग्नल को वहाँ तक ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें ऐसे कुछ मीन्स की, ऐसे कुछ रास्ते की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें वो आसानी से एक लंबे डिस्टेंस पे ट्रेवल कर ले। तो उसके लिए जो साउंड होता है वो एयर में, वाटर में भी कई हद तक ट्रेवल कर लेता है, तो उसके लिए ऑडिटरी कम्युनिकेशन बहुत हेल्पफुल रहता है। और इसका एक वोकल ओरिजिन होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है सम अदर ऑर्गन्स के थ्रू भी। फॉर एग्जाम्पल जो कॉल्स होती हैं मैमल्स की एंड बर्ड्स की, ये वोकल ओरिजिन की होती है। मैमल्स और बर्ड्स दोनों ही वोकल ओरिजिन में देखते हैं। आपने सुना होगा चिड़ियाओं को भी दे शो चर्पिंग, एंड मैमल्स तो पूरी प्रॉपर लैंग्वेज में ही बात करते हैं। और हम लोगों में भी कितनी तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरेबिक, मतलब पोर्चुगीज़, और फ्रेंच हो सकती है, रशियन हो सकती है, इतनी सारी तरह की लैंग्वेजेस हो सकती है। तो ये वाली बात हो जाती है मैमल्स एंड बर्ड्स पे। और जो क्रिकेट्स होते हैं, एक तरह के इंसेक्ट जो होते हैं, इनमें रिदमिक ऑसिलेशन इनके 4 विंग्स की होती है। तो ये लोग अपने माउथ से कोई आवाज़ नहीं निकाल रहे होते, बल्कि इनके जो विंग्स होते हैं, खासतौर पर इनके जो 4 विंग्स होते हैं, उसमें एक तरह का रिदमिक ऑसिलेशन ये प्रोड्यूस करते हैं और अपने जो भी सिग्नल है उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। और ये एक बहुत इफेक्टिव सिग्नल होता है नाइट में, डार्कनेस में, क्योंकि नाइट और डार्कनेस में ये है कि आप लोग आपके जो विजुअल वाले जो कम्युनिकेशन था वो ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर सकते अनलेस या तो वहाँ लाइट हो, और अगर लाइट से ही आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो नाइट ज़रूरी होती है। लेकिन अगर हम साउंड की बात करते हैं तो दिन हो या फिर रात हो, हम लोग हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ का एक यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है, इट कैन गो अराउंड ऑब्स्टिकल्स। अगर आप मान लीजिए आप एक दीवार के अंदर हैं और आपको जिससे कम्युनिकेट करना है वो उस दीवार की दूसरी तरफ है, सो यहाँ पर ये दीवार एक तरह का ऑब्स्टेकल नहीं बनते हुए हमारे साउंड को फिर भी उस तरफ प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, अनलेस जो हम जिस रूम में है वो साउंड प्रूफिंग वाला हो तो वो अलग बात है, फिर हमारा जो वहाँ पे जितना भी साउंड प्रोडक्शन हो रहा है वो बाहर नहीं जा सकता। सो ये वाली चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। और ये जो रहते हैं विजुअल सिग्नल्स, वो ऑब्स्टेकल से तो इंटरफेयर होते हैं, इसलिए अगर हम लोग विजुअल सिग्नल से कंपेयर करते हैं तो ऑडिटरी कम्युनिकेशन इज़ लॉट बेटर देन इट। और जो नेक्स्ट चीज़ है, जो विजुअल सिग्नल्स है उनसे ये बेहतर है क्योंकि इसमें अटेंशन जो है रिसीवर का आसानी से मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फेशियल एक्सप्रेशंस बना रहे हैं या जेस्चर्स शो कर रहे हैं, अगर सामने वाले का ध्यान हमारी तरफ नहीं है तो वो हमारी कम्युनिकेशन को समझ नहीं सकता और हम हमारे मैसेज को वहाँ तक कन्वे नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम किसी को अगर आवाज़ लगाकर बुलाते हैं या फिर इस तरफ ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो उसका ध्यान आसानी से आ जाता है क्योंकि हम ऑडिटरी कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे होते हैं। सो ये वाली चीज़ें यहाँ पर होती है। थोड़े एग्जाम्पल से आपके सामने, डेथ वॉच बीटल का ये सिग्नल देते हैं एक दूसरे को क्लिकिंग साउंड के थ्रू, जो कि इनके हेड पे टैपिंग करने के बाद जब ये वुड जो रहता है, लकड़ी जो होती है, उसके ऊपर अपने हेड को टैप करते हैं, मारते हैं तो उससे एक आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं ये। तो एक दूसरे को उस तरह से सिग्नल देते हैं। आपके सामने डायग्राम है। नेक्स्ट है रेड स्क्विरल्स। ये एक तरह की सीरीज बनाती है लाउड रेटल्स की और स्क्रीचेस की टू वार्न ऑफ इंट्रूडर्स। अगर इनकी टेरिटरी में कोई और घुसपैठिया आ जाता है, स्ट्रेंजर आ जाता है, तो ये जो रेड स्क्विरल्स होती है एक तरह की स्क्रीच, चीखने वाली टाइप की आवाज़ निकालती है अपने अंदर से। सो ये तो रेड स्क्विरल्स की बात हो गई। नेक्स्ट होते हैं बॉटल नोज डॉल्फिन। ये जो डॉल्फिन रहती है इसके अंदर वाइड रेंज ऑफ वोकलाइजेशन होती है ना, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल सकती है। हर डॉल्फिन के अंदर बात की जाए तो उसकी एक यूनिक विस्लिंग रहती है, सीटी टाइप बजाती है ये। तो हर डॉल्फिन की अपनी सीटी बजाने का अलग ही टाइप का स्टाइल होता है। तो एक तरह से ये लोग अपना कम्युनिकेशन इस तरह से कन्वे करते हैं। और जो मेल बर्ड्स रहते हैं उनकी हम बात करते हैं तो ये सॉन्ग को गाते हैं ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे, टेरिटरी बनाने के टाइम पे, ये सब आप जानते ही हैं। ऑडिटरी कम्युनिकेशन इन डॉल्फिन्स। ऑडिटरी कम्युनिकेशन अब हम डॉल्फिन्स में देख लेते हैं। ये विसल्स का यूज़ करती है, अगर कोऑर्डिनेट करना है ग्रुप के अंदर तो विसल्स का यूज़ करेंगी, और हंटिंग के अंदर भी यूज़ करती हैं। सो मेक फीडिंग ईजियर, ये सारी चीज़ों में ये विसल का यूज़ करती हैं। ये सारी चीज़ों का यहाँ पॉइंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये डॉल्फिन है और यहाँ एक फ़िश है, और फिश जो है उसके ऊपर ये डॉल्फिन अपने ईको प्रोड्यूस कर रही है। और ईको से क्या होता है, जब ईको यहाँ पर जाती है और यहाँ से लौट कर पलट कर आती है तो इस डॉल्फिन को पता पड़ जाता है कि इसका प्रे कितनी दूरी के ऊपर है। तो ये ईको सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल जो बैट्स होते हैं जिनको हम चमगादड़ कहते हैं, सो उनके अंदर भी ये वाला सिस्टम रहता है। वो ईको प्रोडक्शन जो रहता है साउंड का उनमें ईजिली हो जाता है, जिससे वो अपने प्रे को मार्क कर लेते हैं। उसी तरह से ये जो डॉल्फिन्स होती है वो भी अपने प्रे को मार्क कर लेती हैं।
बर्ड्स के अंदर भी ऑडिटरी कम्युनिकेशन होता है। दो मेन ग्रुप्स हो सकते हैं टिपिकल साउंड्स के, जो रिलेटिवली लॉन्ग और इलोबरेट सॉन्ग्स होते हैं। लंबे तरह के जो सॉन्ग्स बर्ड्स में देखने को मिलते हैं वो जनरली क्यों होते हैं? टू अट्रैक्ट मेट, अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो है उसको डिक्लेयर करने के लिए। मैं इसके ऊपर एक प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट कॉजेशन और 4 अप्रोचेज जो होती है एनिमल बिहेवियर की, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। उसमें मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी आपको कि जो बर्ड्स होती है वो 2 रीजंस की वजह से जनरली सिंगिंग शो करती है। एक तो ये रीज़न रहता है कि वो सुबह मॉर्निंग हो रही है तो इसलिए सिंगिंग करना उनकी आदत होती है, सनलाइट उनके ब्रेन पर जैसी आती अफेक्ट करती तो वो सिंगिंग शुरू कर देते। एक तो ये सुबह वाला टाइम। दूसरा, वो अपने मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी सिंगिंग शो करते हैं। और थर्ड, यहाँ दूसरा मतलब वो जो सुबह वाला था और अट्रैक्ट मेट था वो करीब करीब एक ही रीज़न। और जो दूसरा रीज़न है वो है टेरिटोरियल बाउंड्रीज, यानी कि जब बर्ड्स अपनी टेरिटरीज को बनाती है तो ये जो बर्ड है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, वो पूरी जगह पर इधर जाती है उधर जाती है, हर जगह चक्कर लगाकर रोज अपनी सिंगिंग करती है, जिससे कि सामने वाले बर्ड्स को पता चल जाए कि जितने रीजन में वो सिंगिंग शो कर रही है बाउंड्री बनाते हुए वो उसकी टेरिटरी है। तो ये तो बर्ड्स की बात होगी। दूसरी बात है ब्रीफर कॉल्स। अगर लंबे कॉल्स देना एक दूसरे को, सो वो क्यों दिए जाते हैं? सो आइडेंटिफाई फैमिली मेम्बर्स। अगर नॉर्मली जैसे कोई बर्ड आ रही है तो उसका बेबी है, उसको वो फीड करने है, ये तो नॉर्मली कुछ आवाज़ जब भी देगी तो वो भी एक तरह की छोटी मोटी टाइप की सिंगिंग है, लेकिन वो आवाज़ तो दे रही है। तो ये जो ब्रीफर कॉल्स है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अनाउंस प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर, एक दूसरे की अगर बताना है कि आसपास प्रीडेटर है तो एक दूसरे को खतरे से आगाह करने के लिए भी जो बर्ड्स होती हैं वो कभी कभी सिंगिंग शो करती है। कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट फूड, अगर आसपास कहीं फूड मिल गया इसके लिए भी वो ये सारी चीज़ें शो करती है। Now the next type of communication is odor और chemical communication। ये जो communication है वो chemicals की मदद से या फिर किसी तरह की smell की मदद से होता है। जो molecules यूज़ किए जाते हैं chemical communication में दो individuals के बीच में are known as pheromones। जो pheromones होते हैं ये mate identification के लिए, marking करने के लिए, territory की alarm spreading के लिए यूज़ किए जाते हैं। And if you have any kind of doubt on pheromones तो 3 वीडियोज़ हैं टोटल जो मैंने pheromones पर अपलोड करी है, बायलिंगुअल मोड में ही है। एंड ईथोलॉजी की प्लेलिस्ट में मैंने उसको ऐड भी कर रखा है, सो यू कैन चेक इट आउट। जैसे कि फेरोमोन्स के अगर कंसेप्ट्स में जो उसके स्ट्रक्चर है, हिस्ट्री है, उसका डायग्राम और उसके टाइप्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो सभी उसमें मेंशन है। और इस पर अलग अलग तरह से क्वेश्चन बन भी जाता है कभी कभी, तो हम लोग उसको वहाँ से और क्लियरली समझ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक जनरल वे में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। फेरोमोन्स की तो ये बात होगी। दूसरी बात, जो ओडर सिग्नल्स होते हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं डार्क में, चाहे अंधेरा हो, ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, कैन लास्ट फॉर आवर्स और नंबर ऑफ डेज। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं वो अंधेरे के अंदर थोड़े लंबे डिस्टेंसेस तक और कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए लास्ट करते हैं। और यूजुअली ये जो मैसेज यहाँ कॉज करते हैं वो एक तरह का इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। और केमिकल मैसेजेस जो रहते हैं वो एनिमल ऑफ द सेम स्पीशीज़ के बीच में ही काम करते हैं, क्योंकि अगर वो डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ होगी तो उनके केमिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। और जब केमिकल्स डिफरेंट हो गए तो वो एक दूसरे को लैंग्वेज अपनी शो नहीं कर पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर जब दो स्पीशीज एक जैसी है तो उन्हीं के बीच में ये वाला कम्युनिकेशन वर्क करता है। अगर दो डिफरेंट तरह की स्पीशीज है देन दिस कम्युनिकेशन इज नॉट गोना वर्क। सो ये वाली चीज़ यहाँ हो जाती है। और केमिकल कम्युनिकेशन जो होता है वो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन केमिकल कम्युनिकेशन ही होता है। ये आपको लर्न करना है यहाँ पर। मैं फेरोमोन्स के ऊपर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डिस्कशन कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल जो कहना चाहिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पूरी तरह से एक तरह से यूनिट तो मैं नहीं कवर करूँगी यहाँ पर, सिर्फ थोड़ा बहुत बता देती हूँ तो आइडिया आपको लग जाएगा। फेरोमोन रिसेप्शन जो होता है वो अगर एकम्प्लिश करना है तो उसके लिए स्मेल या फिर ऑल्फैक्टरी या फिर टेस्ट जो कि गस्टेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। सो स्मेल और टेस्ट ऑर्गन्स की मदद से ही फेरोमोन्स का जो वर्क है वो अकॉम्प्लिश कंप्लीट हो सकता है। और ये जो रिसेप्टर्स रहते हैं इनमें सेंसरी सेल्स होते हैं विथ फाइन सीलिया और माइक्रोविलाई दैट एक्सटेंड इनटू द मीडियम, जो कि मीडियम तक एक्सटेंड करते हैं। फेरोमोन मॉलिक्यूल्स आर एंड अदर स्टिमुलाई टेम्पररीली बाइंड टू द स्पेसिफिक प्रोटीन ऑन द सीलिया और माइक्रोविलाई। जो फेरोमोन्स मॉलिक्यूल होते हैं वो टेम्पररीली जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं प्रोटीन या फिर सीलिया की वहाँ पर बाइंड कर जाते हैं। और जो बाइंडिंग रहती है यहाँ पर वो क्या करती है, ट्रिगर्स अ कास्केड ऑफ chemical reactions within the sensory cells that result in the production of nerve impulses flowing to the brain। जैसे ही यहाँ पर एक बाइंडिंग का ट्रिगर लगता है तो एक तरह की
की केमिकल रिएक्शन वहाँ पे परफॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सीलिया थे, सीलिया के ऊपर यहाँ फेरोमोन मॉलिक्यूल अटैच हुआ और इसके बाद यहाँ जब बाइंडिंग होती है तो एक तरह का यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ट्रिगर होता है जो कि कहीं ना कहीं उसके ब्रेन तक जाकर ये सिग्नल पहुंचा देता है। सो ये वाली चीज हो रही है। अब क्या होता है, द मोर मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टू अ सेल द हायर द रेट ऑफ नर्व फायरिंग। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स वहां पर सीलिया के ऊपर बाइंड होंगे उतनी ज्यादा ही वहां पर रिएक्शन देखने को मिलेगी अपोजिट में। सो जो सेंसरी सेल्स होते हैं किसी भी ऑल्फैक्टरी ऑर्गन में, उनका हाईली स्पेसिफिक और जनरलाइज सेंसिटिविटी से लेना देना रहता है और स्पेसिफिक सेल्स जो रहते हैं टेंड टू रिस्पॉन्ड ओनली टू अ सर्टेन मॉलिक्यूल। तो ये जो स्पेसिफिक सेल्स हैं इनका एक सर्टेन मॉलिक्यूल तक ही रिस्पॉन्स रहता है। एनिमल्स ऑफन यूज सच सेल्स टू डिटेक्ट स्पीशीज स्पेसिफिक मेटिंग फेरोमोन्स। जो एनिमल्स हैं यहाँ पर वो इन सेल्स का यूज करते हैं जिससे कि वो डिटेक्ट कर लेते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक मेटिंग फेरोमोन्स को। तो ये वाली चीजें यहाँ पर आपके लिए थी। जैसे फीमेल सिल्क वॉर्म मेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक फेरोमोन का सिक्रीशन करती है जिसको बॉम्बिकॉल कहा जाता है। क्वीन हनी बी मेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए 9 ऑक्सो डेकेनोइक एसिड का यूज करती है। अलार्म फेरोमोन्स जो फेरोमोन्स होते हैं ये जनरली एंट्स यूज करते हैं और इंसेक्ट्स भी यूज करते हैं। फॉर्मिक एसिड के रूप में इसको यूज किया जाता है जिससे कि वो अपने आप को एनिमीज से बचा सके। तो ये भी एक तरह का अलार्म फेरोमोन होता है। फॉर एग्जाम्पल चींटी हमें ऑलरेडी काट देती है, उसके बाद वो फॉर्मिक एसिड हम लोगों में अपना एक तरह से इंसर्ट कर देती है जिससे हम लोग उस चींटी से दूर रहना ही पसंद करते हैं, अगली बार हम चींटियों के आसपास नहीं जाते। तो ये एक तरह का अलार्म फेरोमोन होता है। दूसरी बात, जो एंट्स रहती हैं वो अपने जब शुरू में किसी रास्ते में जाती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर खाना है, ये पूरा खाने का एरिया है और यहाँ पर चींटियाँ हैं। जब चींटियाँ पहली बार यहाँ पर खाने तक पहुँचती है तो जब यहाँ से वो यहाँ जा रही थी इस रास्ते पर, तो ये रास्ते पे एक तरह की सिक्रीशन करती हुई चलती है, अपना रास्ता मार्क कर देती है जिसको फेरोमोन्स के थ्रू वो मार्क करती है, जिससे कि वो उस रास्ते से वापस अपने दूसरे फ्रेंड्स के पास भी जा सकती है, अपने ग्रुप मेंबर्स के पास भी जा सकती है और उनको इन्फॉर्म करके वापस से अगर चाहे तो इस सोर्स तक ला सकती है। तो ये रास्ते उन्हें याद हो जाते हैं तो वो अपनी ट्रेल ऑफ फेरोमोन्स बना लेती है। जैसे कि आप देखते ही हैं टीवीज वगैरह में भी बताते हैं ये वाली चीज़ें कि अगर किसी जगह पर आप जा रहे हैं तो मार्किंग करते हुए चलना ज़्यादा बेहतर होता है अगर किसी नई जगह पर जा रहे हैं। तो जिससे कि हम जब वहाँ से लौट कर आना चाहें तो हम इजीली आ सकते हैं उस रास्ते से। उसी तरह से ये जो छोटी चींटियाँ होती है उनमें भी ये फेरोमोन्स की ट्रेल बनाने का एक तरह का रिचुअल रहता है। और फीमेल जिप्सी मॉथ जो रहती है वो इन्फ्लुएंस करती है मेल मॉथ को फ्यू किलोमीटर्स अवे बाय प्रोड्यूसिंग अ फेरोमोन कॉल्ड डिस्पार्लर। यहाँ पर क्या होता है, डिस्पार्लर एक तरह की डिस्पार्ल्योर भी कह सकते हो आप इसको। तो जो फीमेल जिप्सी मॉथ होती है, एक तरह की मॉथ होती है, तो ये अपने मेल मॉथ्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए दूर से फ्यू किलोमीटर्स तक एक तरह का फेरोमोन प्रोड्यूस करती है जिसको डिस्पार्ल्योर कहा जाता है। और जो डॉग्स रहते हैं उनके अंदर भी बात की जाए तो कुछ एनिमल्स रहते हैं डॉग फैमिली के जो कि अपने यूरिन का यूज़ करते हैं टू मार्क दी बाउंड्रीज ऑफ देयर टेरिटरीज। सो वो भी एक तरह से केमिकल है उसमें और फेरोमोन्स ही हम कह सकते हैं। सो डॉग्स कैट्स जनरली इस तरह का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा दे आर पीइंग ओवर दी टेरिटरीज और वी कैन से लैंडमार्क्स। तो वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, वो फेरोमोन्स का सिक्रीशन वहाँ पर जनरली कर रहे होते हैं। केमिकल कम्युनिकेशन में आपके सामने फिगर है एंड्स का और ये एक टाइप केमिकल फेरोमोन सिक्रीट करती हैं और फूड है यहाँ पर। ये एंड्स अपनी ट्रेल मार्क करती हुई गई हैं, आप देख सकते हैं पूरी ट्रेल मार्क्ड है। और जो स्मेल फेरोमोन्स होते हैं वो सेंट ट्रेल जो रहती है उसको सूंघते हुए जाते हैं फूड तक और अपने यंग वंस को प्रोटेक्ट। टेक्टाइल कम्युनिकेशन ये न्यू तरह का कम्युनिकेशन है। अभी हम लोगों ने जो देखा वो केमिकल था। सो टेक्टाइल कम्युनिकेशन में क्या चीज़ होती है कि जब आप किसी टच के थ्रू अपना कम्युनिकेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको टेक्टाइल कम्युनिकेशन कहा जाता है। सो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट की हेल्प से या फिर टच सिग्नल की हेल्प से, तो उसको टेक्टाइल कम्युनिकेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो एंटीने होते हैं एंड्स के, टर्माइट्स के, हनी बीज के, वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। फीमेल प्राइमेट्स की बात की जाए ऑफन होल्ड एंड फ्रीक्वेंटली कडल देयर यंग हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग अ बॉन्ड। अगर हम बात करें फीमेल प्राइमेट्स जो होती है जिसमें मंकीज ह्यूमन सभी आ सकते हैं, तो ये जो फीमेल प्राइमेट्स होती है वो अपने छोटे जो बेबीज रहते हैं, यंग वंस जो रहते हैं, उनको कडलिंग शो करती है, उनको अपने हाथ में लेकर उनके ऊपर कडलिंग शो करेंगी। सो ये चीज़ जो करती है उससे एक तरह का बॉन्डिंग उनके बीच में बन जाता है। टर्माइट्स की बात की जाए ब्लाइंड वर्कर्स टोटली डिपेंड ऑन दिस फिनोमेना। यहाँ पर कुछ ऐसे ब्लाइंड वर्कर्स होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, तो जब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है तो वो जो वर्कर्स रहते हैं वो इस फिनोमेना पे ही रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दूसरे से जुड़कर चलते हुए जा रहे हैं और यहाँ पर कडलिंग शोन है प्राइमेट्स के बीच में। सो ये जो टू वर्कर्स हैं एंड्स के, वो एक तरह का टेक्टाइल कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर रहे हैं।
रहे हैं, टच के थ्रू वो अपना कम्युनिकेशन शो कर रहे हैं। तो दी नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरली जिनमें यूज किए जाते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं फिशेस के अंदर। टॉर्पेडो जो रहती है, इलेक्ट्रिक रे जिसे हम कहते हैं, और शार्क्स जो रहती है यानी कि स्काइलियोरिनकस जो रहते हैं, कैनिकुलस, इनमें इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स जो रहते हैं मैं उसका एक तरह से लेक्चर एक्सप्लेन कर दूंगी जिसमें टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स के ऊपर हम मेनली फोकस करेंगे। और ये जो रिसेप्टर्स रहते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं और कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। आपके सामने डायग्राम टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे का है। इफ यू हैव सीन फाइंडिंग नीमो तो उसके अंदर जो सारी छोटी छोटी फिशेस की जिसको बस बनाया जाता है वो भी टॉर्पेडो ही रहती है एक्चुअल में। सो आपको अगर थोड़ा सा आइडिया लेना है तो यू कैन वॉच दी मूवी आउट। एंड जो शार्क्स रहती है उनकी बात की जाए तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करती है या फिर डिटेक्ट कर लेती है जो कि प्रे फ्लैटफिश बनाती है दैट आर बरीड इन द सैंड बाय अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कॉल्ड द एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी। सो शार्क्स के अंदर एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी नाम का एक स्पेशल ऑर्गन रहता है जिससे कि वो अपने जो प्रे रहती है उनकी जो शिकार रहती है जो कि एक तरह की फ्लैट फिश रहती है, तो फ्लैट फिश अगर सैंड के नीचे भी बरीड है, नीचे ही रहती है, तो भी वो उसको सेंस कर लेती है। और कैसे सेंस कर लेती है? उसके इस एम्प्यूला ऑफ लॉरेंजिनी से। और जो इलेक्ट्रिक फिश रहती है कम्युनिकेट करती है इन्फॉर्मेशन को अबाउट स्पीशीज आइडेंटिटी एंड सेक्स बाय डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रिक सिग्नल। सरफेस वाइब्रेशन, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन जो रहती है अगर उसको कम्युनिकेट करना है तो वो पैटर्न्स ऑफ सरफेस वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर स्पाइडर्स जो रहते हैं वो अपने रिपल्स को पूरी तरह से स्प्रेड करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं सर्टेन फ्रीक्वेंसी से, और रिसेप्टिव फीमेल जो रहती है वो रिस्पॉन्ड करती है बाय मूविंग टूवर्ड्स दी सोर्स की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर वो उसको सेंस कर लेते हैं। तो ये जो वाइब्रेशन है उसके थ्रू यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है। और जो कैनिबलिस्टिक मेल स्पाइडर्स होते हैं यानी कि कैनिबलिज्म मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है देन दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज नोन एज कैनिबलिज्म। सो जो कैनिबलिस्टिक मेल स्पाइडर्स रहते हैं वो वाइब्रेट करते हैं थ्रेड्स ऑफ वेब को ऑफ हिज प्रोस्पेक्टिव पार्टनर कम्युनिकेटिंग दैट इट इज नॉट अ प्रे। वो ये शो कर देते हैं कि वो प्रे नहीं है। तो ये सरफेस वाइब्रेशंस में आते हैं। कंक्लूजन लास्ट में हमारे पास आ जाता है, एनिमल्स जो रहते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है सेंडर से रिसीवर की तरफ। फिर उसके बाद अगर कोई कन्वे कर रहा है अपने नीड्स को, डिजायर को, रिएक्शंस को इन्वायरमेंट को के अंदर वाया सम सोफिस्टिकेटेड सिग्नलिंग ऑफ देयर ओन, किसी तरह की सिग्नलिंग के थ्रू, तो उसी को हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कहते हैं। नो एनिमल्स हैव हाउएवर इवॉल्व द सोफिस्टिकेशन ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज। कोई भी ऑर्गेनिज्म में इतना ज्यादा सोफिस्टिकेशन नहीं आया कि वो ह्यूमन की तरह बात कर सके, क्योंकि हम लोग जिस तरह से कम्युनिकेशन को कन्वे कर लेते हैं उतना किसी ऑर्गेनिज्म में ये चीज डेवलप्ड नहीं है। सबसे ज्यादा ह्यूमंस ही इंटेलिजेंट है, इसीलिए क्योंकि हम लोग जो कहना जी अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस का यूज करके विजुअल हो, टेक्टाइल हो, हर तरह के कम्युनिकेशन हम लोग यूज कर सकते हो। लैंग्वेज स्पेशली हम लोगों में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सोर्स है। सो ये कम्युनिकेशन सिस्टम और अंडरस्टैंडिंग जो रहती है एनिमल कम्युनिकेशन की वो भी एसेंशियल रहती है फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनिमल वर्ल्ड इन जनरल। लास्ट में वी आर विद सम रेफरेंसेस। एनिमल कम्युनिकेशन आप हॉली डेविस से पढ़ सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन स्टीफन एम टॉम से, और टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन हरजिंदर सिंह से। ये सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। स्टीफन एम टॉमसेक और हरजिंदर सिंह, हॉली डेविस, तो ये आपके लिए काफ़ी रहेगा। और ब्रिटानिका भी यू कैन चूज टू ऑप्ट। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हो जाती है कि ये वाला जो टॉपिक था मैंने उसको ज़्यादा डिटेल में जाते हुए नहीं करा है एक्सप्लेन। थोड़ा बहुत मैंने जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो इस में यूज़ की है। अगर आपको लगता है थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में हमको पढ़ना चाहिए देन लेट मी नो, और हम उसको अगर हुआ तो इंग्लिश वे के अंदर भी लेकर समझ लेंगे उस टॉपिक को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।